दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन तिवारी किताबी दुनिया के किताबनामा कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज वायदे के अनुसार मैं एक किताब लेकर के आया हूं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास का है, जिसका नाम है कुल्ली भाट। ये उपन्यास का दो जो महामारी हैं उनको केंद्र में रख करके लिखी गई है। इन दोनों महामारियों में 2.5 करोड़ के आसपास लोग मारे गए थे और आज जब दुनिया कोरोना से पीड़ित है, हजारों लोग क्वारंटाइन किए गए हैं और लाखों लोगों की जो जानें हैं अभी इसकी गिरफ्त में धीरे धीरे आ रही हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि साहित्य में इन महामारियों को लेकर के जो कुछ कहा गया है उसकी आज के समय के हिसाब से प्रासंगिकता पर बात की जाए और उस पर विचार किया जाए। कुल्ली भाट उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1939 में लिखा था और इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है, एक तरफ तो प्लेग से जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ जुड़ी हुई है इन्फ्लुएंजा से। भारत में इन दोनों महामारियों का जो असर रहा है वो काफ़ी गहरा रहा है और इन महामारियों के कारण से भारतीय समाज की जो संरचना है उसको भी हम कई मायने में बदलते हुए या उसको प्रभावित होते हुए देख सकते हैं। उपन्यास का जो प्रारंभ है वो एक घटना से होता है जहां पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने पिता और नातेदारों के साथ गौना लेने के लिए जाते हैं। ये समय है आज़ादी के आंदोलन के दौरान का। उस समय इनके पिता बंगाल के महिषादल राज्य में नौकरी करते हैं। वहां से इनके पिता गढ़ाकोला आते हैं और वहां से निराला के ससुराल डलमऊ जाते हैं। डलमऊ से आने के बाद पता चलता है कि गढ़ाकोला में प्लेग फैल चुका है। लोग अपने गाँवों को छोड़ करके गाँव के किनारे के बागों में अपने झोपड़े डाल करके रह रहे थे। वहां से लौटने के बाद निराला और उनकी पत्नी मनोहरा देवी के लिए भी बाग में एक महुए के पेड़ के नीचे एक झोपड़ा डाल दिया गया और उन दोनों लोगों ने वहीं अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। बमुश्किल 5 दिन बीते होंगे कि निराला के ससुर आते हैं और अपनी बेटी मनोहरा देवी को प्लेग के डर से लेकर चले जाते हैं। ये बात उनके पिता को नागवार गुजरती है। वो खूब खरी खोटी सुनाते भी हैं। मनोहरा देवी को सारी बातें सुनने के बाद बहुत दुख होता है और यहाँ से जाने के बाद वो अपनी माँ से वो सारी बातें कहती हैं। एक बात पर बार बार गौर करती हैं कि उनके पिता ने कहा था कि लड़की को तो ले जा रहे हो, अब लड़के की दूसरी शादी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक अनजाना डर मनोहरा देवी के मन में बैठ जाता है। लिहाजा इस बिगड़ी हुई बात को बनाने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सास नाई को भेजती हैं और इस बात के साथ भेजती हैं कि दामाद को जल्दी से भेज दें, जिससे गवाही की रस्म पूरी हो जाए और जो गलतियां हुई हैं उसको माफ़ कर दिया जाए। निराला के पिता कुछ बातें समझाते हैं और उन बातों में एक सबक है कि वहां जाना तो खूब रूह के तेल की मालिश कराना और खूब मेवे और मिठाई की फरमाइश करना। यानी कुल मिलाकर बात इतनी थी कि उन लोगों को सबक सिखाना। आप समझ सकते हैं कि इससे जो हमारे भारतीय समाज में कन्या पक्ष को लेकर के जो वर पक्ष की राय रहती है वो क्या रहती है। मैं इस बात को यही छोड़ता हूं और आज जिस संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं वो है महामारी के संदर्भ में। निराला दरअसल प्लेग और इन्फ्लुएंजा का जो असर है वो गांव पर किस तरह से पड़ा है, लोग किस तरह से बदहवास हुए हैं, लोगों को कितना नुकसान हुआ है, समाज की संरचना कैसे बदली है, इसकी बात करते हैं। और वो भी एक ऐसे पात्र के माध्यम से जिसे समाज में कोई भी सम्मान की नजर से नहीं देखता है। वो पात्र है कुल्ली भाट। कुल्ली भाट के जो पिता थे वो डलमऊ के तालुकेदार थे। उन्होंने एक नाचने गाने वाली औरत को अपने घर बैठा लिया था और जिससे उनके कई लड़के हुए। उन्हीं में से एक हैं कुल्ली भाट, जिनका पूरा नाम पंडित पथवारी दीन भट्ट। निराला ने इस उपन्यास का में बार बार कुल्ली भाट का जिक्र किया है। कुल्ली भाट वैसे तो आज की अगर भाषा में कहा जाए, शब्दावली में कहा जाए तो होमोसेक्सुअल हैं, लेकिन वो उनको लेकर के समाज में बहुत सारी धारणाएं प्रचलित हैं। कुल्ली समाज के लोगों का बदला लेने के लिए, लोगों को सबक सिखाने के लिए उनके पास हर आदमी का इतिहास है। कुल्ली इस पूरे गांव में ऐसे व्यक्ति के रूप में चर्चित हैं कि जिन्हें हर कोई एक नकारात्मक छवि के साथ ही देखता है और समझता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जब अपने ससुराल जाते हैं वहीं ट्रेन में ही उनकी मुलाकात होती है पंडित पथवारी दीन भट्ट से। देखने में सजीले हैं, यानी एक तरफ बंगाल का जो भद्रपन है और दूसरी तरफ
लखनऊ की जो एक नवाबी शान है, दोनों संस्कृतियों का मिला जुला रूप कुल्ली भाट में देखने को मिलता है। उनके इक्के पर ही गांव जाते हैं। निराला के ससुराल और कुल्ली भाट का गांव एक ही है और बातचीत यहीं से शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे की बातों में रस लेते हैं। कुल्ली भाट वहाँ के डलमऊ के इतिहास के बारे में, वहाँ के किले के बारे में, वहाँ की जो साजी संस्कृति की जो प्रतीक रूप हैं उनके बारे में बताते हैं और उनको दिखाने के लिए ले जाते हैं। कुल्ली भाट अपनी जो होमोसेक्सुअलिटी है उसका एक जगह प्रदर्शन भी करते हैं। निराला ने बिना किसी लाग लपेट के ये बात कह दी है। कुल्ली भाट एक साधारण से इंसान थे, लेकिन धीरे धीरे कैसे वो असाधारण इंसान में बदलते चले जाते हैं, इस कहानी को भी हम इस उपन्यासिका में देख सकते हैं। निराला ने कहते हैं कि इस उपन्यासिका को समर्पित करने के लिए हिंदी साहित्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे समर्पित किया जाए, इसलिए समर्पण का जो प्रस्ताव है वो स्थगित रखता हूं। हालांकि कुल्ली के जो गुण हैं हिंदी साहित्य में बहुत सारे लोगों में पाए जाते हैं, लेकिन इस बात को प्रकाश में लाने से सभी घबराते हैं। कहने का सीधा मतलब यह है कि कुल्ली भाट का जो व्यक्तित्व है, कुल्ली भाट का जो रूप है, उसकी झलक हम समाज में अलग अलग लोगों में देख सकते हैं। ये हर दौर में भी देखने को मिल सकता है। ये दौर है आज़ादी के आंदोलन का, चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन और बहुत सारे आंदोलन लगातार चल रहे हैं। कुल्ली भाट इन्फ्लुएंजा का जब असर होता है तो वो गांव गांव जाकर के लोगों की सेवा करते हैं और इसी बीमारी में निराला को पता चलता है कि उनकी पत्नी मनोहरा देवी बीमार हैं और वो महिषादल राज्य से डलमऊ पहुंचते हैं और गांव के बाहर इनको पता चल जाता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। उनकी चिता को जला करके लोग वापस आ रहे हैं। यानी एक निराला का जो टूटन है वो यहां दिखाई पड़ती है। इसलिए इस उपन्यासिका को पढ़ते हुए हम बार बार एक तरफ कुल्ली भाट के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं और दूसरी तरफ निराला के आत्मचरित्र को भी हम पढ़ते हैं। यानी दोनों कहानियां एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। निराला इसके बाद अपने गांव पहुंचते हैं और पता चलता है कि गांव में दो भतीजों को छोड़ करके पूरा घर, यानी उनके काका चचेरे भाई, सब लोग खत्म हो चुके हैं। पूरा का पूरा गांव एकदम वीरान बन चुका है। लाशों के ढेर लगे हुए हैं, लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही। निराला इस मना स्थिति में जगह जगह पर भटकते हैं। लौट करके जब डलमऊ आते हैं अपने बेटे रामकृष्ण और बेटी सरोज से को देखने के लिए, तो वो उसी गंगा के किनारे भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं जहां मनोहरा देवी की चिता को अग्नि दी गई थी। वहां देखते हैं कि दोनों किनारे लाशों से भरे हुए हैं। क्षीण धारा गंगा के दिखाई पड़ती है। देखने की बात यह है कि इन मना स्थिति में निराला किस तरह से कुल्ली के व्यक्तित्व को इस उपन्यासिका में उभारते हैं। आज जब समूची दुनिया कोरोना के महामारी से लड़ रही है, तब इस उपन्यासिका का जो मतलब है वो अलग बन जाता है। कुल्ली भाट एक तरफ अछूतों की समस्या के लिए गांधी को पत्र लिखते हैं और एक पत्र नहीं 17 पत्र लिखते हैं। उनका कोई जवाब नहीं आता। एक पत्र बस महादेव भाई का आता है और वो भी सिर्फ पत्र कहाँ लिखना है इस बात का उसमें सुझाव देते हैं। कुल्ली भाट अपने घर के बाहर अछूतों के लिए स्कूल चलाते हैं, रोगियों की सेवा करते हैं और इस तरह से कुल्ली एक साधारण से असाधारण मनुष्य में बदलते चले जाते हैं। यानी वो मनुष्य जिसके अंदर की जो मनुष्यता है, जो उसका सात्विकपन है, वो जाग जाता है। निराला कहते हैं कि ऐसा मनुष्य मैंने और कहीं नहीं देखा। वही कुल्ली भाट हैं कि जो एक मुसलमान औरत शादी कर लेते हैं और गांव के लोग उस पर भी टीका टिप्पणी करते हैं, तो वो अयोध्या ले जाते हैं और वहां पर उसको गुरुमंत्र दिला करके ले आते हैं, लेकिन गांव वाले इस पर भी उनको नहीं छोड़ते हैं। यानी जो इस समाज में जो कुछ बेहतर हो रहा है उस पर समाज के लोगों की जो टीका टिप्पणियां हैं वो लगातार चलती रहती हैं। लेकिन धीरे धीरे कुल्ली भाट इस पूरे समाज में, इस पूरे एरिया में कांग्रेस के वर्कर्स तैयार करते, स्वयंसेवक तैयार करते हैं जो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, बीमार लोगों की मदद कर रहे हैं और एक नए तरह की जो चेतना है वो कुल्ली भाट के द्वारा ही इस समाज में आती चली जाती है। अब गांव के लोगों का व्यवहार बदलता है और लोग उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में देखने लगते हैं। वही कुल्ली भाट सेवा करते करते खुद बीमार पड़ते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके पास दवा के लिए खुद का पैसा नहीं था, लेकिन कुल्ली भाट
को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। निराला खुद दौड़ भाग करके कुछ पैसों का इंतजाम कांग्रेस पार्टी से करवाते हैं, लेकिन वो भी किन परिस्थितियों में होता है इसे आप उपन्यासिका में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कुल्ली भाट की मृत्यु होती है और उस मृत्यु में गांव का हर वो आदमी शामिल होता है उनकी अंतिम क्रिया में जिन लोगों ने उन पर अभी तक आरोप लगाए थे। लेकिन जब अंतिम रस्म की बात आती है तो लोग इस बात से परहेज करते हैं कि कहीं अगर मैं चला जाऊंगा तो लोग मेरे बेटे और बेटियों की शादी अपने घरों में नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जो पंडित है, जो रस्म करवाने वाला है, वो भी इसमें शामिल नहीं होना चाहता। वहाँ पर निराला खुद जाते हैं और जो भी मंत्र याद हैं उन सारे मंत्रों के साथ उनकी अंतिम क्रिया करवाते हैं। और ये काम करती हैं उनकी पत्नी, जो धर्म से मुस्लिम हैं, लेकिन वो सारी मान्यताएं, वो सारे जो भाव हैं वो उस औरत में लगातार हमको विकसित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी जिस समाज को जोड़ने के लिए लगातार कुल्ली भाट प्रयास कर रहे थे, उनकी अंतिम जो रस्म होती है उसमें वो सारी बातें हमको पूरी होती हुई दिखाई पड़ती हैं। यानी कुल्ली भाट का जो जीवन का जो संघर्ष था वो यहाँ पर इस रूप में परिणत होता हुआ एक मुकाम पर पहुँचता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। कुल्ली भाट उपन्यासिका को पढ़ते हुए ये बार बार लगता है कि निराला ऐसे चरित्रों को अपने नायक बनाते हैं जो समाज को बदलने के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करते हैं, और वो भी एक साधारण इंसान से एक असाधारण इंसान में कैसे परिवर्तित होते हैं इसकी भी झलक हमको उपन्यासिका में मिल जाती है। निराला अपने जीवन में भी ठीक ऐसे ही चरित्रों को उठाते हैं जिनकी समाज में जो पहचान है एक अलग ढंग की बनी हुई है। चाहे आप चौधरी चमार को उठा करके देखें, चाहे कुल्ली भाट को उठा करके देखें, ऐसे और भी चरित्र हैं जो आपको निराला के साहित्य में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम साहित्य को पढ़ते हुए ऐसे पात्रों को भी गौर करें और निराला के जो साहित्यिक जो सरोकार हैं उनका भी हम मूल्यांकन करें कि आखिर में निराला की जो चेतना है वो समाज के किस वर्ग से जुड़ी हुई है। और ये उपन्यास जिस विभीषिका की बात करता है उस विभीषिका के जो रूप जितने उस समय दिखाई पड़े हैं उनको भी हम रेखांकित करें। आज जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, हिंदुस्तान लड़ रहा है, तब ऐसे उपन्यास की बेहद ज़रूरत है। और इसलिए भी ज़रूरत है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि क्या कुछ हमारे अतीत में हुआ है और उसको साहित्यकारों ने कैसे दर्ज किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें।